हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मेरे साथ देश की बड़ी पत्रकार भाषा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, जो पहले आउटलुक में लिखती थीं और अभी वो न्यूज़ क्लिक के साथ जुड़ी हुई हैं। जी। और आज जो टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, वो है हिजाब कंट्रोवर्सी। मेरे एक दोस्त जेएनयू के कल उन्होंने मुझे बताया कि ये कोई हिजाब कंट्रोवर्सी है नहीं। क्योंकि जब दो पार्टियां किसी चीज पे झगड़ती हैं तब उसे कंट्रोवर्सी कहा जाता है। यहाँ पे एक पार्टी किसी भी मामूली से मामूली चीजों को कंट्रोवर्सी बनाने के लिए तुली हुई है। उनकी मंशा क्या है? एक मंशा तो चुनाव भी है और एक बड़ा मंशा, उनकी बड़ी जो मंशा है वो देश के कैरेक्टर को बदलने की है। तो इसी सब बातों को लेके हम भाषा जी से बात करेंगे। भाषा जी के साथ एक अच्छी बात ये है कि ये पत्रकार भी हैं और जो प्रगतिशील विचारधारा है इसके साथ ये जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं हिजाब का मसला प्रगतिशील खेमे तक भी पहुंचता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हिजाब के मामले पे लेफ्ट के जो लोग हैं वो उतने खुल के समर्थन नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो दक्षिण पंथ के लोग हैं, जो हिंदूवादी सोच के लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, उनको ये लगता है कि जो लेफ्ट के लोग हैं वो मुसलमानों का साथ देते हैं और हिंदू के खिलाफ बोलते हैं। तो ये बहुत ही अजीब सी स्थिति है और मैं भी अपने आप को लेफ्ट विचारधारा के साथ ही जोड़ के देखता हूं। तो मुझे लगता है कि आज भाषा जी बहुत सारे सवालों का जिनका मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, शायद इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, कोर्ट तक मामला चला गया है और ये कहा जा रहा है कि हिजाब पहन के जब मुस्लिम महिलाएं जब क्लासरूम में आती हैं तो देश की समानता, इक्वालिटी, उसकी इंटीग्रिटी और पब्लिक जो लॉ एंड ऑर्डर है इसके लिए खतरा होता है, इसको डिस्टर्ब करता है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत देश जो कि कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मतलब तीसरी या चौथी बड़ी इकोनॉमी है, 8 लाख या 10 लाख इनके पास मिलिट्री फोर्सेस हैं और वो एक कपड़ा पहन के कोई कमजोर से कमजोर तबके की कोई महिला अगर कपड़ा पहन के कोई जाती है तो वो कैसे मतलब इक्वालिटी भी खत्म हो जा रही है, आपको इंटीग्रिटी भी खत्म हो जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर भी खत्म हो रहा है। आप अपनी पहले प्रतिक्रिया दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है या एक जिस तरह से ये विवाद बनाया गया है, यह विवाद जो आपने कहा, मैं उससे 100% सहमत हूँ कि यह विवाद जानबूझ के बनाया गया। इसके जरिए कुछ और मकसद है जो उन्हें हासिल करना है और जिसमें वो काफी हद तक हासिल करने में सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं। मुझे चिंता इस बात की है। सबसे पहले मेरा स्टैंड ये है कि मैं हिजाब बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल ऐसा नहीं मानती। घूंघट बहुत अच्छी चीज है, मैं ऐसा कतई नहीं मानती। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये 100% मानना है कि कोई भी महिला, वह जीन्स पहने, कोई भी और परिधान पहने, खुद को कैसे मैं पेश करना चाहूं। सिर्फ महिला ही नहीं, हमारे पास कई जेंडर्स हैं, पुरुष, स्त्री, पुरुष, और जो थर्ड जेंडर हम कहते हैं, हमारे ऊपर हमें ये हक है। और अभी तक इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है जिसकी दुहाई कर्नाटक हाई कोर्ट भी दे रहा है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम कहेंगे। तो सवाल है कि ये राइट हर एक को मिला हुआ है कि वह किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना चाहे, खुद को कैसे देखना चाहे, कोई किस तरह से अपने को पब्लिक स्पेस में रखना चाहता है। तो पहला मसला, पहला पहला मेरा स्टैंड ये है कि अगर कोई महिला हिजाब पहनना चाहती है, कोई महिला घूंघट में रहना चाहती है, कोई महिला बिंदी लगाना चाहती है, कोई महिला सिंदूर लगाना चाहती है, कोई पुरुष स्त्री के वेश में रहना चाहता है, कोई पुरुष को लगता है कि वह गलत शरीर में पैदा हुआ है, या कोई महिला जिसे लगता है कि वो गलत शरीर में है और अपने ट्रांस सर्जरी करना चाहती है, ये सब हमारे राइट्स हैं। हम कैसे अच्छा, अपने को देखना चाहते हैं। जी, एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ आपको टोकने के लिए, कि आपने कहा कि लोगों की जो पर्सनल लिबर्टी है, उनके साथ आप खड़ी हैं, लेकिन आपने ये भी बात कही कि जो हिजाब है या जो घूंघट है, उसको मैं बहुत अच्छी चीज़ नहीं समझती हूँ। तो ये आपका विरोधाभास नहीं हो गया क्या? नहीं, विरोधाभास नहीं, क्योंकि मेरा आप एक विरोधाभास नहीं, मोरालिटी मेरा आपके अंदर में आ गई। नहीं, विरोधाभास बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत अंदर से, शिद्दत से
मेरी परवरिश लखनऊ में है, मेरी बहुत मुस्लिम दोस्त रही हैं। जिस दफ्तर में मैं काम करती हूँ वहां भी एक मुस्लिम सहपाठी है, सहकर्मी है मेरे साथ। इन सब से मेरी बहुत तगड़ी डिबेट डिस्कशंस चलते रहे हैं। कश्मीर की दोस्त रही हैं। जिस तरह से एक दूसरे ढंग से आइडेंटिटी का एक क्राइसिस खड़ा करके औरतों को, खास तौर से औरतों को, माइनॉरिटी की औरतों को इस तरह से पेश करके ही आप एक बहुत उन्नत ढंग से धर्म की सेवा कर सकते हैं। यह जो एहसास कराने वाली विचारधारा है, यह जो कट्टरपंथ है, इससे मेरी असहमति बहुत गहरी है। लेकिन यह असहमति होने के बावजूद मेरी असहमति है। लेकिन अगर कोई महिला पहनती है, कोई महिला जाती है, करती है, तो निश्चित तौर पे 100% मैं उसकी इस पर्सनल लिबर्टी के पक्ष में खड़ी हूँ। ये किसी और का अधिकार नहीं है कि वह पर्सनल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन करे। बहुत स्पष्ट शब्दों में कि हिजाब पहने, घूंघट पहने, कोई भी और परिधान पहने, जीन्स पहने, स्कर्ट पहने, फ्रॉक पहने, यह उस महिला का हक है, उस लड़की का हक है कि वह कैसे पहनेगी। कोई मर्द, कोई औरत, कोई धर्म का ठेकेदार, कोई ये जो लुच्चे लफंगे गैर कानूनी हरकत करने वाले सड़क पर उतरे भीड़ है, यह दरअसल एक लिंचिंग मॉब है जो मुसलमान लड़की को निशाने पर रखती है। और जो औरतें या जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब में नहीं रहती हैं, उनको टारगेट करने के लिए सुल्ली बाएं लाते हैं, बुल्ली डील्स करते हैं, उनको दूसरे ढंग से एक बदनाम करने। देखिए, दो एक्सट्रीम्स पे चल रहे हैं। ये जो राइट विंग उन्मादी लोग हैं, लिंचिंग भीड़ है, लड़कों की जो भीड़ है, जो हमें कर्नाटक से लेके तमाम जगहों पे दिखाई देती है। एक तरफ जो लड़कियां अपने पेशे में आगे बढ़ी हैं, जो उस तरह के ट्रेडिशनल नॉर्म्स, जो कट्टरपंथी मुस्लिम नॉर्म्स हैं, उनसे बाहर आई हैं, बाहर निकली हैं। चाहे वो नजीब की माँ हो, चाहे वो सईमा हो, चाहे वो राना अयूब हो, जो अपने परिधान में सो कॉल्ड, क्योंकि परिधान से कोई मॉडर्न और बैकवर्ड नहीं होता, एक सिंबल जरूर होता है। आप कल को धोती पहन के यहाँ बैठ जाएंगे, जनेब पहन के यहाँ बैठ जाएंगे, अगर मुझसे बात करने लगेंगे तो मैं आपको निश्चित तौर पे कहूंगी कि आप पोगा पंडित हैं। ये मेरा अधिकार है कि मैं आपके बारे में क्या ओपिनियन रखूं। लेकिन वो उस अधिकार के तहत मैं ये नहीं कह सकती कि आपके ऊपर हमला कर दूंगी मैं। तो ये जो एक सहमति असहमति होना, परसेप्शन होना, तो ये हमें समझना जरूरी है कि ये जो सारा का सारा विवाद है, हमने पूरी उम्र, मैं तो कॉन्वेंट में पढ़ती थी लखनऊ में, मेरी जो सबसे अजीज दोस्त मेरे साथ जाती थी, वो घर से निकल के कॉन्वेंट तक पहुंचती थी बुरके में, और उसके बाद वो स्कार्फ बांध लेती थी, जबकि बाकी दोस्त नहीं करती थी ऐसा। अब उसके घर की जो कंडीशंस थी उसमें करती थी वो। आज वो कहीं और है। तो सवाल है कि सिर्फ उसको निशाने पे लेके, और यहाँ पे आप देखिए जो पूरी की पूरी डिस्कशन और डिबेट क्रिएट कर दिया गया है कि आपको डिफेंड करना पड़ेगा कि ये जो राइट विंगर्स है ये महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं। भाई उनको क्या दिक्कत है? कोई महिला सर ढक रही है, ये सारे लोग वो हैं जो महिलाओं को 10-10 बच्चे पैदा करने की नसीहत देने वाली विचारधारा में विश्वास रखते हैं, और 10-10 में मैक्सिमम लड़के पैदा करने की विचारधारा में विश्वास रखने वाले हैं। हमने देखा है कि धर्म के नाम पे जो अधर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल संसद हुई हरिद्वार और बाकी जगहों पे, इलाहाबाद में, वहां पर किस तरह से महिलाओं की गुलामगिरी की बातचीत हुई। तो मौका और जो पूरा का पूरा परसेप्शन बनाया गया है कि मुसलमानों को निशाने पे लिया जाए, इसलिए ये जो उन्मादी भीड़ है, ये जो लिंचिंग मॉब है, मैं इसका कड़े से कड़े शब्दों में खंडन और निंदा करती हूँ। और ये मैं 100% विश्वास के साथ कहती हूँ कि ये सारा का सारा हंगामा इसलिए खड़ा किया गया है ताकि मुसलमानों को एक डेमन के तौर पर, उसके बिना इन लोगों का खाना हजम नहीं होगा, पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, नौजवान बेरोजगार है, नौजवान नौकरी की मांग कर रहा है, तो ऐसे में एक नया शत्रु पैदा कर लिया कि कहीं भी हिजाब में लड़की दिखाई दे और एक गुंडागर्दी। कॉन्स्टिट्यूशन है, पुलिस है, सब कुछ धता बताकर कि हम खुद ही सब कुछ निर्धारित कर लेंगे। और आप देखिए जो वीडियोस भी आए हैं कि किस तरह से एक जगह इकट्ठा करके इनको पगड़ियां दी गई, एक जगह इकट्ठा करके इनको भगवा गमछे दिए गए। तो उससे ये बिल्कुल मकसद साफ है कि ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पर जो चुनाव हैं, जहां पर बहुत दूसरे ढंग का पोलराइजेशन है, वहां पर मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम महिलाओं के नाम पर एक नफरत
और ये कि ये लोग कितने कट्टरपंथी हैं, ये लोग कैसे हैं। तो बुनियादी मकसद एक बहुत ही डिमोनाइजेशन का है कि पुरुषों को, मुसलमान समाज को एक इविल के तौर पर पेश किया जाना। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि आपने कहा कि व्यक्ति को इंसान को पूरा हक है कि वो क्या पहने, क्या ना पहने। लेकिन जब हम अपने दिमाग में इस बात को कहीं न कहीं बैठा लेते हैं कि एक तरह का जो कपड़ा है वो ठीक नहीं है, दूसरे तरह का कपड़ा ठीक है, तो इसमें आपको ये नहीं लग रहा है कि हम हिस्ट्री को बहुत ही एक खास सोसाइटी के संदर्भ में उसको देख रहे हैं कि ये मतलब ऐसी हिस्ट्री होनी चाहिए। और अगर मैं देश में अगर देखूँ, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो दलित बहुजन जो चिंतक हैं, खासकर एक बार कांचा इलैया भी जेएनयू के अंदर में कह रहे थे कि लेफ्ट के जो नेता हैं, मतलब चाहे वो बंगाल के हों, चाहे केरला के हों, तो वो लोग भी जब कोई कपड़ा पहनते हैं तो ट्रेडिशनल कपड़ा ही पहनते हैं। कोई धोती पहनता है या फिर आपको केरला के कोई लीडर हैं तो वो जो जिस तरह से शर्ट और जिस तरह से नीचे आप उनको धोती कहें या जो लुंगी कहें, तो हो सकता है मुंड कि मुंड किसी बोलते हैं। दूसरे को इससे ऐतराज हो सकता है कि वो क्यों धोती पहन रहे हैं। और अगर उनको धोती पहनते हुए अगर उन्होंने देख लिया, तो कुछ लोग ये भी तो कह सकते हैं कि जो दक्षिणपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, वो लोग भी धोती पहनते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा-सा लेफ्ट को भी सोचना चाहिए कि लोगों के खान-पान, पोशाक, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें विविधता होनी चाहिए और आप उस विविधता को अपनाती भी हैं। लेकिन अब वो दौर चला गया जहाँ पे हम समझे कि ये है वो बहुत ही अच्छा है और ये है वो ठीक नहीं है और सबको इसी रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि फ्रांस के अंदर में और यूरोप में भी देखा गया है कि कहीं-कहीं बुर्का और नकाब के ऊपर पे दक्षिणपंथी ताकतें या लेफ्ट की फोर्सें जो कि इकोनॉमिक इश्यूज पे पोल से पाट हैं, माइनॉरिटीज को लेकर कहीं न कहीं उनके सुर कभी-कभी मिल जाते हैं। क्योंकि इस तरह के मतलब एप्रीहेंशंस मैं देखता हूँ माइनॉरिटीज के बच्चे में और वो कहते हैं कहीं न कहीं कि वो मुसलमानों के जो कल्चर हैं या जो उनके 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 तौर तरीके हैं, इसको लेफ्ट वाले लोग भी पूरी तरह से एप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। देखिए, दो चीजें हैं जिन पे मुझे लगता है कि बहुत अंतर करना जरूरी है। जो संस्कृति है वो विविध है, पहनावा विविध है। आप उत्तर भारत में जाएंगे, उत्तर पूर्व भारत में जाएंगे, वहां का पहनावा विविध है। वहां के निवासियों को यह पूरा अधिकार है कि वो अपने पहनावे में रहें, नृत्य करें। आदिवासियों का पहनावा अलग है, हमारा आपका पहनावा अलग है। इसी के साथ साथ दूसरी सच्चाई ये है कि पहनावा और जो आगे का विकास क्रम है, हम वह कब पहनते हैं, किस तरह का। मराठी साड़ी बहुत पसंद हो सकती है, क्या हर समय लोग पहनते हैं? आज कामकाजी जो महिला है, जो अधिकांश मेट्रो और छोटे बड़े शहरों में बाहर जाती हैं, उनका पहनावे में अंतर आया है ना। वह पहनावे में अंतर एक क्रम के साथ आया है, एक डेवलपमेंट के साथ आया है, अपने आप आया है। ये सारे लोग जो इस समय जहर उगल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये सारे के सारे पश्चिमी कपड़े पहने हुए हैं। बड़ी मजेदार बात है, जो लड़के दौड़ रहे हैं उस लड़की के पीछे, कोई भी धोती लुंगी नहीं पहना हुआ है, सब पैंट पहने हैं ना, सब शर्ट पहने हैं। शर्ट और पैंट तो भारत का ड्रेस नहीं रहा है। कभी आप हवन और यज्ञ में बैठते हैं तो ये सब तो कपड़े नहीं पहनते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हम किस तरह से किस व्यक्ति को देखें। आपने जो कहा कि दक्षिण में आप लुंगी पहनते हैं, उसे केरल में मुंड कहते हैं, तमिलनाडु में दूसरी चीज कहते हैं, कर्नाटक में दूसरा परिधान है। यह एक विविधता का नमूना है, ये एक कल्चर का पार्ट है। केरल की साड़ी, मुझे साड़ी बहुत पसंद है। बहुत से लोग, बहुत से दोस्त मजाक उड़ाते हैं। मैं बहुत कम पत्रकारों में से हूँ मेरी उम्र की जो इतना ज्यादा साड़ी पहनती हूँ। तो मैं जब जाती हूँ कहीं पे तो लोग कहते हैं कि आप तो बहुत परंपरागत सोच वाली हैं, आपने तो चोट बाल नहीं छोटे काटे हैं, आप बहुत ट्रेडिशनल सोच वाली हैं। ये दो एक्सट्रीम्स है ना, कि हम क्या सिर्फ बाल काटने से आधुनिक हो जाएंगे। निश्चित तौर पे अगर मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, मुझे मुश्किल हो रही है, तो मैं बाल काट के, अगर मुझे लगता है कि मेरी लिबर्टी है, इट्स माय इंडिविजुअल राइट। मैं इसलिए अपना केस बता रही हूँ क्योंकि ये मेरी पर्सनल लिबर्टी का स्पेस है कि मैं कैसे दिखना चाहती हूँ, क्या मुझे पसंद है। लेकिन पसंद होना और एक रिग्रेसिव सोच को आगे अपने पहनावे में ले जाना। आप सारे टीवी सीरियल्स देखिए, सारी फिल्में देखिए, जहां जो अच्छी नारी है, अच्छी नारी का जो पूरा का कॉन्सेप्ट, हिंदू नारी का जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ से यहाँ तक मांग टीका लगाई रहती है, यहाँ से यहाँ तक सिंदूर लगाई रहती है, इतनी चूड़ियां पहनी रहती है,
अंगूठी पहनी रहेगी, बिछिया पहनी रहेगी। सवाल है कि ये सारे सत्तात्मक सोच के प्रतीक हैं जिनके खिलाफ नारीवादी आंदोलन ने एक बहुत लंबी वैचारिक और जमीनी लड़ाई चलाई है। आज की तारीख में जो बाजार है, आप देखिए कि कैसे वो मिक्स हो गया है। वो एक तरफ छोटी स्कर्ट भी उसी तरह से बेचेगा, महिलाओं के तमाम आधुनिक कपड़े भी उसी तरह से बेचेगा, और ये जो पितृसत्तात्मक सोच वाली प्रतीक वाली चीजें हैं उनका भी जबरदस्त मार्केट है। करवा चौथ देखिए। तो मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत पतली लकीर है लेकिन बहुत जरूरी लकीर है जिसे चिन्हित किया जाना, जिसके बारे में ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है कि क्या एक पैट्रियार्कल सोच है, क्या एक रिलीजियस कट्टरता की निशानी है, और क्या एक प्रोग्रेसिव लेफ्ट लिबरल सोच की, या आगे बढ़ने की, एज ए ह्यूमन बीइंग हाउ यू फील, कैसे आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन वह एक सतत प्रक्रिया है जिसे जो मेरी दोस्त है जोकिया सुमन, जिन्होंने मुस्लिम महिला आंदोलन खड़ा किया, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट योगदान किया कि यह बात मुस्लिम महिला समाज से बाहर आनी चाहिए कि वह परिवर्तन चाहते हैं, वह विकास चाहते हैं, वह अपने जीवन में पैटर्न में चेंज लाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच जो इनसिक्योरिटी का सवाल है, जितनी तगड़ी इनसिक्योरिटी होगी आप देखिएगा उतनी ही पहनावे में कट्टरता, सोच में कट्टरता समाज में विकसित होती है। अल्पसंख्यक समाज, तमाम समाज, यहाँ अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं है, तमाम समाजों में विकसित होती है। टर्बन को लेकर, जैसे हम जानते हैं कि पगड़ी को लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सीज होती रही। तो यहाँ पर एक रिलीजियस माइनॉरिटी का यह हक होना कि हम कैसे रिप्रेजेंट होना चाहते हैं। क्या आज तक भारत में किसी महिला को इसलिए कैंपस में नहीं आने दिया गया, कॉलेज में नहीं आने दिया गया कि वो सिंदूर लगा के आ रही है, या पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा में लोग सर ढकते हैं तो किसी महिला को एंट्री में बैन होता है? नहीं होता है ना। तो सवाल है कि ये तो एक बेवजह का, जानबूझकर, बहुत ही आपराधिक मानसिकता से खड़ा किया गया विवाद है कि आप मुस्लिम महिला को टारगेट में करिए। मुस्लिम महिला जब आधुनिक हो जाती है तब आप उसकी मंडी लगाते हैं सुली डील्स और बुल्ली बाई में। जब वह ट्रेडिशनल होती है तब भी आप उसको बख्शते नहीं, तब आप उसके हिजाब पर हमला करते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, मैं खाली कोशिश कर रही हूं कि ये सीक्वेंस, ये धड़ा हमें समझने की जरूरत है कि इन राइट विंग ताकतों के निशाने पर वह भी महिला है और यह भी महिला है, दोनों को वो छोड़ते नहीं है। तो ये जो विवाद है सारा का सारा, और परिधान की आजादी पूरी दुनिया में है। हम कैसे पहनते हैं, कैसी चोटियां बनाते हैं, हम जानते नहीं है। जो पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कलर हैं, जिन्हें ब्लैक और निग्रो कहा जाता रहा है, रेड अमेरिकन कहा जाता रहा है, उन्हें अपने परिधान, अपने चोटी, अपने कल्चर की वजह से किस तरह से भद्दी भद्दी गालियां देती रहे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म में किया गया है। तो ये तो पूरी दुनिया में, और इस्लामोफोबिया तो वेस्ट का क्रिएटेड है ना। इतने देशों का ध्वंस कर दिया इस्लामोफोबिया के तहत, अफगानिस्तान ध्वस्त कर दिया, इराक ध्वस्त कर दिया, ईरान की तैयारी है। तो ये जो एक अलग ढंग का उन्माद पैदा करने का, कि आप नया एक दुश्मन पैदा कर लेते हैं, और जो यंग है, आप देखिए मारने वाले, हल्ला करने वाले लोग 40-50 साल की उम्र के लोग नहीं हैं। उनकी उम्र आप ध्यान दीजिए। ये वो जहरीले जो जहर है, जहर की जो अफीम चटाई जा रही है, वो कितने कम उम्र के बच्चों में, कम उम्र के नौजवानों में लगाई जा रही है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक दूसरे ढंग का एक लिंचिंग भीड़ में तब्दीली है। और मैं 100% किसी के भी जो कपड़ा है, क्या वो कपड़ा पहनेगा, क्या नहीं कपड़ा पहनेगा, यह उसके अधिकार का 100% समर्थन करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि हम और आप जज के तौर पे तय कर सकते हैं। एक आप डायलॉग, आपका दोस्त है, आप डायलॉग कर सकते हैं, जैसे हमसे डायलॉग करते हैं हमारे दोस्त, वैसे एक डायलॉग हो सकता है। लेकिन समाज में कोई महिला, कोई लड़की अगर चेंज करना चाहती है तो यह तो एक प्रोसेस होना चाहिए ना। जो नारीवादी आंदोलन ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया कि हमें किन चीजों से निजात पानी जरूरी है, क्यों जरूरी है। पीरियड्स के दौरान जो भेदभाव होता है, माहवारी के दौरान जो औरतों के साथ भेदभाव होता है, वो ऐसे ही थोड़ा खत्म हुआ समाज में।
उसके लिए एक प्रोसेस चलाना पड़ा ना, तब खत्म हुआ, एक डिस्कशन चलाना पड़ा तब खत्म हुआ। वैसा ही मुझे लगता है कि जो एक प्रोसेस शुरू होना चाहिए था, प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए, जो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ भी है, हम सब जानते हैं कि हुआ है। तमाम तरह की मुस्लिम औरत मतलब सिर्फ हिजाब वाली औरत नहीं है। हमारी तमाम दोस्त सारी सारी की सारी हिजाब वाली औरतें या बुर्के वाली औरतें नहीं है। शाहीन बाग आंदोलन में भी हमने देखा, हम तमाम जगहों पे गए, मैं कम से कम 10 राज्यों में गई हूँ, 10 राज्यों में हर जगह एक ही ढंग की मुस्लिम औरत नहीं है ना। तो ये एक मोनोलिथिक इमेज क्रिएट कर देना कि मुस्लिम औरत तभी मानी जाएगी जब वो पूरी की पूरा कवर होगी और हिजाब पहनी होगी, तब तो जो बाकी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको आप मुस्लिम औरत, शबनम तो आपके लिए कहीं और ही खड़ी होंगी, बाकी लोग कहीं और खड़े होंगे। तो इस समय मौका यह है कि मुस्लिम महिला का जो अधिकार है, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसको अधिकार देता है, उस अधिकार के पक्ष में हम और आप खड़े हों, और यह उस पर छोड़ दें कि वह अपने को कैसे रखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। ये मेरा बुनियादी मानना है। अच्छा भाषा जी, ये बात बताइए कि बहुत सारे जो हमारे साथी हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और कहीं न कहीं उनकी जो पार्टी है उनसे जुड़े हुए हैं, उनका कहना ये है कि हम जब तक लेफ्ट को वोट करते रहें, तब तक हम सेकुलर हैं, और जब हम अपनी पार्टी बनाने की बात करते हैं, अपने प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, हम अपने सिंबल की बात करते हैं, तो लेफ्ट के जो भी लोग हैं, उनके पास भी एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है कि ये वहाबी इन्फ्लुएंस आ गया है, ये बाहर से मिडिल ईस्ट से लोग जा रहे हैं, ये भारत के कल्चर के और यहाँ के डाइवर्सिटी के खिलाफ जा रहा है, सोसाइटीज के अंदर में रेडिकलाइजेशन हो रहा है। तो उनका कहना है कि मुस्लिम समाज के अंदर में जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसको लेफ्ट को और क्लोज से पढ़ना चाहिए, ना कि एक मास्टर स्ट्रोक के साथ काम करना चाहिए। इस तरह की जो बात है, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह के जो ऐतराजात उठ रहे हैं उसमें कुछ ठोस कुछ बुनियाद है, या कुछ ज्यादा ही इल्जामात लेफ्ट के ऊपर लग रहे हैं? देखिए, अब इन इस तरह के इल्जाम से तो मैं बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जो मेरा दायरा हो वहां बहुत ज्यादा नहीं आया है। और मेरे जो मुस्लिम समाज के दोस्त हैं वो बुनियादी तौर पे मानते हैं कि लेफ्ट सब कुछ हो सकता है, कम्युनल नहीं होता, कम से कम मुसलमानों से नफरत करने वाला नहीं होता है। लेकिन दूसरी बात जो इससे जुड़ी हुई है कि हम कितना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, किस तरह से उनको जगह देते हैं, उनके कल्चर को हम किस तरह से जगह देते हैं। निश्चित तौर पे तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ही लेफ्ट को उससे सीखना, उसमें और अपने को इंक्लूसिव बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक का जो पूरा का पूरा लेफ्ट का इतिहास, अब तो वैसे भी लेफ्ट के पास बहुत गिनी चुनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज और बहुत गिना चुना स्पेस है, लगातार वो श्रिंक हो रहा है, लेकिन उसमें जो उसका सेक्युलर एजेंडा है वो बहुत साफ रहा है, उसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज होता दिखाई नहीं दिया है अभी तक। अभी तक लेफ्ट पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो दंगा भड़का रहा है, मुसलमानों को मारने की बात कर रहा है, मुसलमानों के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ है, पहली बात तो ये। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर, क्योंकि हमला जिस तरह से बढ़ा है माइनॉरिटी के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, एक दूसरे ढंग का एक विचारधारा और जो मिडिल ईस्ट वाला जो पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस है, उसके 2-3 उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रमजान कहा जाता है, जैसे अभी मैं इरफान साहब से भी मिलने गई थी, इरफान हबीब साहब से अलीगढ़ में मुलाकात हुई थी मेरी उनसे चुनाव कवरेज के दौरान। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा जानने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भारत में जो उर्दू हिंदी का जो मिश्रण है, जो उर्दू है और जो अभी तक का पूरा चलन रहा है, उसमें रमजान रहा है। अब आप देखिए कि जो पूरा सऊदी का इम्पैक्ट है, सऊदी का जो पूरा का पूरा असर है, उसमें वो रमादान हो जाता है ना, या अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, ये सारे जो टर्म्स हैं, इनके इनके अंदर जो भेद शुरू हुआ है। और सऊदी जिस तरह से, क्योंकि सऊदी और ये जो पूरा का पूरा एक कट्टरपंथी देश है, जहां पर दूसरे ढंग की बर्बरता और दूसरे ढंग का ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जिसपे बहुत कम बात होती है। हम अफगानिस्तान, तालिबान पे तो बहुत बात करते हैं क्योंकि अमेरिका को सूट करता है, लेकिन सऊदी में जिस तरह का कल्चर है, तो उसका जो इम्पैक्ट है उसको हम कैसे देखें, क्योंकि उसने निश्चित तौर पर तमाम मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को
जो एक विकास का एक दूसरे ढंग की एक सोच थी, एक जो रास्ता था, जो आगे बढ़ने का रास्ता था, एक सिर्फ माइनॉरिटी फ्रेमवर्क में नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग सोचने का एक प्लेटफॉर्म होना था, वह सब संकुचित किया। वो पूरा का पूरा दायरा दूसरे ढंग का किया है। तो ये एक ऐसा जो भाजपा को बहुत सूट करता है, भाजपा के लिए बहुत मुफीद चीज है कि भारतीय मुसलमान औरत बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में रहे। जैसे ही वो इस स्ट्रक्चर से बाहर आती है, बीजेपी का सारा ताना बाना खलबलाने लग जाता है। आप देखिए, ये बड़ा मजेदार बात है कि ये कैसे सूट करता है कि मुसलमान बहुत कट्टर दिखाई दे, बहुत ज्यादा सिर्फ अपने रिलीजन को पांचों समय फॉलो करने वाला नजर आए। ये चीज दोनों जो कट्टरपंथता है वो सूट करती है इधर से, वो एक दूसरे को नरिश कर रही है। और ऐसे में जो प्रोग्रेसिव या लेफ्ट सेक्शन है उसके पास नए औजार नहीं है एड्रेस करने के, ना तो कट्टर हिंदू के लिए ना कट्टर मुसलमान के लिए। कट्टरता तो बढ़ी है समाज में ना, तभी तो इस तरफ देश बढ़ा है। लेकिन ऐसे में हम 100% यह भी मानते हैं कि जो माइनॉरिटी है, जब भी हमला तेज माइनॉरिटी पर होगा, उसके अस्तित्व पे तेज होगा, तो उसको बचने के लिए वापस अपने खोल में जाना पड़ता है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये हुआ है। वो वापस सिकुड़ता है, वापस अपने रूट्स में जाएगा। रूट्स मतलब वही ट्रेडिशनल रूट्स जो बेसिकली बहुत पेट्रियार्कल हैं, बेसिकली बहुत एंटी डेवलपमेंट है या एंटी प्रोग्रेसिव, एंटी लेफ्ट है। तो ये जो एक विडंबना है, उस विडंबना से मुझे लगता है आज के दौर में भारतीय मुसलमान जूझ रहा है। और इसमें दो जो आंदोलन हाल के हुए हैं, इसने निश्चित तौर पे दूसरे ढंग का एक फलक खोजा है, चाहे शाहीन बाग हो या जो किसान आंदोलन है। इसने दोनों ने कम से कम जो सोच के आधार पे, सोच की प्रैक्टिस के आधार पे एक नया फलक खोल सकते थे, उसे खोलने की कोशिश की। अच्छा, अगर आप मार्क्सवाद को पढ़ें और लेफ्ट को पढ़ें, तो ये सबसे बड़ा टूल हमें ये दिखाता है, या सबसे बड़ा टूल हमें ये सिखाता है कि हमको समाज को हमेशा आईन और दस्तूर में नहीं देखना चाहिए, संविधान में नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि जमीन में देखनी चाहिए कि सोशल रिलेशंस क्या है, किसका गलबा है, कौन महकूम है, कौन मजलूम है, कौन हाकिम है। तो अगर आप एक कह रही हैं कि जो लेफ्ट की सरकार है उसकी सेक्युलरिज्म पे कोई सवाल नहीं हो सकता है, अगर हम इस बात को, मैं भी यकीन करता नहीं, हूं कि लेफ्ट की सरकार नहीं, मैंने कहा लेफ्ट विचारधारा को। ठीक है, लेफ्ट की विचारधारा सरकार जो नहीं है, कह रही। जी जी, लेफ्ट की जो विचारधारा है उस वो सेकुलरिज्म के साथ बिल्कुल उसका वही रिश्ता है जो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक चीजों का होता है। लेकिन सेकुलरिज्म भी जो चीजें हैं, अगर वो सेकुलरिज्म को सेकुलरिज्म के जो चाहने वाले लोग हैं या जो सेकुलरिज्म के जो हिमायती हैं, अगर इस बातों को ध्यान में ना रखें कि राज्य का कैरेक्टर क्या है, समाज के अंदर में किसका डोमिनेंस है, या फिर अगर हम एक तरह की पॉलिसीज बना देंगे तो जो मजबूत लोग होंगे वही नौकरियों में आ जाएंगे, वही सारे संसाधन पे जरूरत से ज्यादा मतलब उसका फायदा उठा लेंगे, तो जो एक स्पेशल राइट्स की जो बात होती है कि जो महकूम है उनके लिए थोड़ा सा एक आपको एडवांटेज देना पड़ेगा, क्योंकि समाज उनको बहुत ही डिसएडवांटेज में रखा हुआ है। आप देखिए कि दफ्तर के अंदर में किस तरह से जो जिसको हम सेकुलर कह देते हैं या जिसको हम बहुत तरह से इग्नोर कर देते हैं, वो कितना डीपली कोडेड है एक खास धर्म के फेवर में। आप देखिए कि सारे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में भी जो आपको फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं वो खास एक धर्म से जुड़े हुए हैं, और जो कट्टरपंथी विचारधारा से जो जुड़े हुए लोग हैं वो मुख्य अतिथि आ रहे हैं। और जो साइंस के प्रोफेसर आते हैं वो इतिहास पे लेक्चर देते हैं और कहते हैं कि भारत की सारी सामाजिक बुराइयों के लिए मुगल आक्रांता जो थे वो जिम्मेदार थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं लगता है कि सिर्फ ये कह देना कि स्टेट ने लॉ एंड ऑर्डर को बचा के रखा, मुसलमानों को तहफ्फुज दी, इससे थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत थी। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद उतना लेफ्ट का बेस कमजोर नहीं होता, और शायद इस तरह से जो हिंदुत्ववादी ताकतें इतना नहीं उभर पाती। देखिए, ये बहुत बड़ी बहस है। और मुझे लगता है कि इसमें जो चीर फाड़ करने की जरूरत है उसके लिए बहुत ढेर सारे औजार, बहुत सारे समय चाहिए। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर तमाम सेक्शंस ने, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि देखिए ये लड़ाई तो राजनीतिक है,
ये लड़ाई हम और आप नहीं लड़ सकते हैं। ये लड़ाई वो लोग लड़ सकते हैं जो खुलकर राजनीति में हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल प्रैक्टिस में हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से हैं। अगर यह चैलेंज या चुनौती उन्होंने सही समय पर समझी होती कि जिस तरह से जो दक्षिण पंथ का रुझान है, और ये जो दक्षिण पंथ का रुझान है, यह सिर्फ अपने आप में अकेला रुझान ये नहीं कि दक्षिण पंथ ऐसे ही आइसोलेशन में उठ गया है। हम जानते हैं कि इस दक्षिण पंथ के उठाव के पीछे एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट लॉबी है जो चाहता है, ऐसे ही नहीं अंबानी अडानी का नाम तमाम आंदोलन लेते रहे, कि वह जो लूट चाहते हैं, उस लूट का जो मिश्रण इस फांसीवादी विचारधारा के साथ हुआ है, जिसने 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेक्स्ट सीईओ ऑफ द कंट्री अनाउंस किया, नहीं अनाउंस किया ना। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री एक कॉर्पोरेट हेड अनाउंस कर रहा है देश को। तो ये जो सारे सीक्वेंस हैं, ये जो सारा एक नापाक गठबंधन है, इस नापाक गठबंधन ने जिस तरह की खुली छूट दी है, जिस तरह से देश के लोकतंत्र के हर कोने में जिस तरह से इनका विस्तार हुआ है, जिस तरह से हम और आप जब बात कर रहे हैं, पहले दौर का जो चुनाव चल रहा है उसमें भी लाइव कवरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का चल रहा है। कल वो इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू हेडिंग बनती है, लाइव कवरेज होता है उसका, जो कि सारा का सारा इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो ये जो ध्वस्त हुआ है लोकतंत्र का खेमा, सारे के सारे खंबे, ये एक बहुत सुनियोजित लंबी लड़ाई चलाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हासिल किया है, और आगे 2024 और उसके बाद उनकी अलग से रणनीति है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम यह चिंता करें कि जिस वर्तमान में हम रह रहे हैं, इस वर्तमान पर जो खौफ का साया छाया हुआ है, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, उसके लिए लड़ने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए हमारे कौन से सहयोगी हो सकते हैं, उन सहयोगियों को हम कैसे खोज सकते हैं। और निश्चित तौर पे जब हम सहयोगियों को खोजेंगे, तब 24 कैरेट गोल्ड की तरह ठोक बजा के नहीं देखेंगे कि तुम में ये ठीक है, तुम में ये ठीक है। आज के दौर में एक व्यापक गोलबंदी की जरूरत है, ताकि देश देश के तौर पर बचा रहे, क्योंकि आज की तारीख में पहले की किसी भी तुलना में कॉन्स्टिट्यूशन का बचना, देश के लोकतंत्र का बचना और एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील होने का जो खतरा है वो बहुत गहरा है। तो जरूरी ये है कि तमाम ताकतें, चाहे छोटी हो बड़ी हो, वो इस संकट को समझें। किस तरह से इस जो एक खौफनाक युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, इरफान हबीब या रुमिला थापर के शब्दों में कहिए तो तकरीबन हम गुजर ही रहे हैं, बस अनाउंसमेंट या देखना बाकी है जो नाजी दौर है वो। तो ये हमें समझना जरूरी है कि हम क्या अपने जीते जी मुसलमानों का जेनोसाइड, ईसाइयों पर हमले, माइनॉरिटी पे हमले उसी तरह से बर्दाश्त करेंगे। उसके लिए एक जेनोसाइड वॉच जैसी संस्था को आके बताना पड़ेगा कि भारत जेनोसाइड के एज पे बैठा हुआ है, क्या हमें और आपको नहीं दिखाई दे रहा? तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान चैलेंजेस हैं उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, उनमें जो बेसिक इश्यूज हैं, चाहे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का हो, चाहे वो नौकरी का हो, संसाधनों पे अधिकार का हो, या फिर माइनॉरिटी और वुमेन राइट्स का हो, इसको हम कैसे क्लिंच कर सकते हैं, मुझे लगता है आज की जरूरत सबसे ज्यादा इस पर है। और इसी में हिजाब को लेकर जो हंगामा है उसे देखना जरूरी है। जी, दो आखिरी सवाल बस, 5 मिनट और। जी, एक सवाल ये है कि जो ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक के मसले पे जो 2015, 16, 17 के बाद से जो सियासत शुरू हुई, तो उस ज़माने में एक बात बड़ी उभर के आई थी कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, खासकर जो लेफ्ट है या समाजवादी पार्टी हैं या कांग्रेस पार्टी हैं, ये मुस्लिम मर्दों की पार्टी हैं, और जो हिंदुत्व की पार्टी हैं वो, या जो बीजेपी जो पार्टी है वो मुस्लिम मजलूम महिलाओं के साथ हैं। इस तरह की बातें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हुई थी, और एक बीजेपी की महिला एमपी ने तो पार्लियामेंट के हाउस से ये बात कही थी जब अपोजिशन के लोगों ने कुछ एतराजात किया था, एक बिल आया था ट्रिपल तलाक पे, कि जब मोदी भैया हैं तो मुस्लिम महिलाओं को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं मैं इस बात को क्या मान लूं कि
हेट्रेड का इतना एजेंडा हिंदुत्व के लोगों ने चलाया है सेकुलर पार्टियों के खिलाफ कि मुसलमानों की पार्टी है और ये मुस्लिम परस्त लोग हैं, और ये बात कोई नई नहीं है। जनरली लोग कहते हैं कि आडवाणी जी के जमाने में शायद मुस्लिम अपीजमेंट की बात हुई, ये बात गोडसे के वक्त से है, जब उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की और कहा कि ये मुस्लिम परस्त हैं। तो इस सेकुलर पार्टियों के ऊपर मुस्लिम नवाज होने का इतना ज्यादा मतलब आप लोगों के ऊपर आरोप लगा है कि क्या ये बात सही है क्या, कि अगर सही में मुसलमानों के ऊपर कुछ हमला होता है तो कुछ सेकुलर पार्टियां ऐसी सोचते हैं कि यार जरा गार्डेड होकर बोलने की जरूरत है, कुछ ज्यादा टीवी में लोग ना दिखा दे, इलेक्शंस आने वाला है, कुछ ज्यादा पोलराइज ना हो जाए। तो इसका 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 क्या है मतलब, ये कैच टू पोजीशन वाली बात है। देखिए, जो पहली चीज आपने कही 3 तलाक वाली, उसका जवाब शाहीन बाग की औरतों ने देश भर में दे दिया बहुत अच्छे से, और उन्होंने जितने अच्छे से दिया उसको हम और आप बोल भी नहीं पाएंगे। उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम औरतों का बहुत दुख दर्द था, तो मोदी जी अब हम बाहर बैठे हैं सड़क पे, पूरे देश में तो मुस्लिम औरतें ही बैठी थी। तो वो तो जो ड्रामा था वो तो एक्सपोज हो गया है ना, वो तो उसका उसका उससे बेहतर जवाब कोई और दे नहीं सकता था, कोई पॉलिटिशियन नहीं दे पाया। इनफैक्ट मुस्लिम औरतों ने ही दे दिया। और इसमें चाहे वो इनका काम हो, जाकिया का काम हो या सईदा हमीद का काम हो, ट्रिपल तलाक से मुक्ति के लिए जो पूरी की पूरी सिफारिशें, राह, सर्वे किए, वो एक लंबी प्रक्रिया थी जिसके लिए समाज को तैयार किया जा रहा था और दूसरी तरफ हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि डिस्कोर्स इतना गार्डेड ज्यादा होके खड़ा हो बोलने गया की, है जी। गार्डेड होके बोलने की, तो ये निश्चित तौर पे इस समय जो भारतीय पॉलिटिक्स है उसका पूरा एक टिल्ट राइट विंग की तरफ है। जैसे हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, 91 के बाद से डेवलपमेंट का मतलब हो गया निजीकरण। 91 जो नव उदारीकरण, न्यू लिबरल इकोनॉमी का जब से भारत में शुरुआत हुई, तब से वहां पे डेवलपमेंट का मतलब, वहां पर राइज का मतलब, प्रोग्रेस का मतलब, इकोनॉमिक लेबर रिफॉर्म का मतलब कि आप गरीब के खिलाफ जितने काम करेंगे वो लेबर रिफॉर्म्स होंगे, है ना, यही हुआ ना सारी चीजें। उसी तरह से वो एक राइट विंग शिफ्ट इकोनॉमी में था। और यहाँ आप देखिए कि 14 के बाद से बहुत तेज हो गया, उससे पहले भी था। बाटला हाउस में जिस तरह से हुआ वो भी हमने देखा, गुजरात में 2002 में जिस तरह से हुआ वो भी हमने देखा कि कल्प्रिट्स के खिलाफ 10 साल यूपीए का शासन रहा, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं हुई थी कार्रवाई उस तरह की। और उसके बाद 2014 के बाद से आज की तारीख में इस देश में हरिद्वार में इतना भयानक जिनोसाइड का कॉल धर्म के नाम पर दिया जाता है। धर्म संसद बुलाई जाती है जिसमें जितना बकवास किया जा सकता है, जितना उन्मादी भाषण, हथियारों का शो हो सकता है, वो सब किया जाता है। लेकिन आप पाएंगे कि जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है अपोजिशन का, वो 0 बटा सन्नाटा रहता है, जब तक कि कुछ लोग उसमें लगातार सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं कि तुम बोलो बोलो बोलो। सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है, उसको साफ सूख जाता है। हाई कोर्ट से वैसे भी आप उम्मीद नहीं कर सकते, पुलिस से आप वैसे भी उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये जो राइट विंग शिफ्ट है कि आप एज अपोजिशन पार्टी, जो विपक्ष के तमाम दल हैं, इस पे सार्वजनिक तौर पे बैठे हंगामा करें कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इस आदमी को गिरफ्तार किया जाए, वह सब कुछ नहीं होता। तो निश्चित तौर पे हमें ये मानना है कि जो इकोनॉमिक राइट विंग टिल्ट 91 में आया था, जिसका दुष्परिणाम हम अब झेल रहे हैं, उसी तरह का पॉलिटिकल राइट विंग शिफ्ट कि हमें हिंदू वोटर को अपने साथ रखना है। ऐसा ही थोड़ा है कि समाजवादी पार्टी के लीडर भी बोलते हैं कि हम आएंगे तो और भव्य राम मंदिर बनाएंगे, बोलते हैं ना वो। बसपा के सतीश मिश्रा शुरुआत करते हैं अयोध्या में जाकर और बोलते हैं कि हम बहुत जल्दी बना देंगे जी राम मंदिर। तो ये जो सारा खेल है, तो ये सारा खेल बहुत दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसमें एक राइट विंग शिफ्ट है, बहुत तगड़ा राइट विंग शिफ्ट है पॉलिटिकली, और सब लोग हिंदू बनने में कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू हैं, हम जनेवधारी हिंदू हैं, हमने रुद्राक्ष की माला वाले हिंदू हैं। तो ये सारी जो होड़ है, लेकिन मुझे लगता है 2022 में जब चुनाव चल रहा है उसमें सबसे अच्छा ये है कि
देश का जो मतदाता है, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां मैं काफी घूम कर आई, तो बहुत अच्छा जवाब दे रहा है कि भाई भाजपा बोलती है वो राम को लाए, हम तो सोचते थे कि राम हमको लेकर आए हैं, है ना। तो बहुत ही देसी भाषा में जवाब है ये। वो कहते हैं कि हम मंदिर क्यों जाए, हम तो मंदिर नहीं गए कभी, हमारे तो खेती मंदिर है। तो ये सारी जो शब्दावली में जवाब देना, एक सीखना, मुझे लगता है कि जनता एक नए ढंग का डिक्शन, नए ढंग के जवाब भी दे रही है। हम आप कितना सुन पा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उसे कितना सुन पा रही हैं, ये उस पे निर्भर। वो बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। जैसे मेरे लिए तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग थी इतने यात्रा करना, क्योंकि हर जगह हर शहर में अलग ढंग के जवाब हैं लोगों के पास कि हम क्यों जाएंगे भाई अयोध्या, हमें राम को याद करना होगा तो हम तो अयोध्या नहीं जाएंगे, काशी में जाके क्या करेंगे, हम 5 बार कपड़ा बदलना है। वहां पे दलित बोल रहे हैं कि हमें तो घुसने ही नहीं देंगे, वो कैसे हमारा मंदिर हो जाएगा, गांव के मंदिर में तो हमें घुसने नहीं दिया जाता। तो ये सारी जो शब्दावली है, मुझे लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है कि हम जवाब कैसे दें। जनता जवाब खोज रही है, आंदोलन में रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अभी ना आंदोलन लीड कर पा रही हैं, उससे फायदा उठा ले वो अलग बात है, लेकिन ना लीड कर पा रही हैं, ना उनके अंदर वो एक आइडिया भी है, नहीं है, मिसिंग है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे मूव करेंगे। लेकिन लोगों में तो खलबलाहट है, यूथ तो उतर रहा है, तो इससे मुझे आशा लगती है। जी, आखिरी सवाल और ये आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी इसमें शामिल हो जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये मुस्लिम समाज को कुछ ज़्यादा इस पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा कहीं न कहीं जो हिंदुत्व की ताकतें हैं, उनको मिलेगा। क्योंकि वो जानबूझ के चाह रहे हैं कि इलेक्शन से कब्ल इस तरह की बातों पे चर्चा ज़्यादा हो और किसान के और गरीब के और रोज़गार के और शिक्षा और तालीम के जो मसाइल हैं, वो पर्दे के अंदर में वो छुप जाएँ या इस शोर में वो कहीं गायब हो जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ बहुत लोगों का ये भी मानना है कि जिंदा रहने का नाम ही संघर्ष करना है, मुज़ाहमत करना है। तो हम कब तक अपने ज़ुल्म-सितम को बर्दाश्त करते रहेंगे, हमें आवाज़ लगानी होगी और हम बिल्कुल इसकी मुखालफत करेंगे, जैसा कि मुस्कान ने एक बहुत ही बहादुरी का जो काम करके दिखाया। तो आप जी। एक बहुत ही बड़ी पत्रकार भी हैं, आपने ज़मीन पे भी सब कुछ देखा है, राजनीति को बदलते 2 या 3 दशक में देखा है। तो इस मौके पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि क्या रास्ता जो होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे देखिए मेरा समाज के मान अंदर में देखिए जिससे देखिए समाज के अंदर में वो पोलराइज़ जो करना चाहते हैं वो भी ना करें और जो कम्युनल फोर्सेस हों, उनकी हार भी हो और एक बेहतर समाज जो है उसकी तरफ हम जी आगे बढ़ें? देखिए मेरा मानना है कि इसमें सवाल सिर्फ हिंदू और मुसलमान का भी नहीं है, इसमें रिएक्ट सिर्फ मुसलमान क्यों करे। मेरा मानना है कि वह तो करेगा ही करेगा, उसको आप और हम कहें कि ना करो, रुक जाओ, तो ऐसा होने वाला भी नहीं। इसमें सबसे अच्छी तस्वीर तब होगी जब बड़े पैमाने पर जो नॉन मुस्लिम सेक्शन है वह सपोर्ट में आए, वह बाहर आए, वह बोले कि यह गलत हो रहा है, वह वहां रैली करे, लोगों के पक्ष में आए, मुस्लिम लड़कियों के पक्ष में आए। शायद अगर ऐसा कर्नाटक में हुआ होता तो इस तरह का पोलराइज करने का उनको मौका नहीं मिलता। और जहां तक बात कि वो क्या करना चाहते हैं, वो तो ये करना ही चाहते हैं और उसको करने से हम और आप बहुत हद तक रोक नहीं पाएंगे। लेकिन जमीन पर क्या ये एंटी मुसलमान एजेंडे में तब्दील हो पाएगा? 10 फरवरी तक तो ऐसा लगता नहीं कि इसके आधार पर भाजपा अपने पक्ष में वोट उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में दिलवा पा रही है। तो यानी कि जिस तरह से वो चाह रहे हैं सब कुछ, वो उनके चाहने से तो नहीं हो जाता ना, वो चाहते तो बहुत कुछ है। गृह मंत्री जी कैराना में जा जाके कैराना कैराना 2013 जाप करते हैं, लेकिन सब लोग उसी में फंस जाएंगे ऐसा नहीं होता। लेकिन मुझे इसमें जरूर ये लगता है कि जो नॉन मुस्लिम सेक्शन है वो बड़े पैमाने पर अगर बाहर आए, यह कहे कि यह मुस्लिम लड़की का या किसी भी लड़की का एक हक है कि वह क्या पहने, कैसे रहे, किस तरह से रहे। अगर ये वॉइसेस, नॉन मुस्लिम वॉइसेस तेज होती हैं तो शायद ये एक बेहतर तस्वीर होगी। ठीक उसी तरह से जैसे बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर हमला हुआ और लाखों की तादाद में मुसलमान समर्थन में आए, उस हमला करने वाली विचारधारा के खिलाफ आए, उसने एक देश दुनिया में मैसेज दिया। तो मुझे ये लगता है कि अगर डिफरेंट रिलीजन की वॉइसेस, डिफरेंट सेक्शंस की वॉइसेस
हिजाब पर या मुस्लिम लड़की पर जो हमले हो रहे हैं, मुस्लिम महिला पे जो हमले हो रहे हैं, उसके विरोध में सामने आएंगी, तो शायद एक बेहतर तस्वीर जिस तरह की हम देखना चाहते हैं अपने भारत को, वो हो पाएगा। शायद वो एक बेहतर रहेगा। हम नसीहत देना कि हम आपको क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, हम ये भी जरूर सोचें कि हमें क्या करना चाहिए। तो शायद जिस तरह की चुप्पी सुल्ली बाई और बुल्ली बाई डील्स में के समय रही बाकी सिविल सोसाइटी की, वह इस समय नहीं रहनी चाहिए। बड़े पैमाने पे लोग बाहर आए और बोले कि ये जो करतूत है इसे बेनकाब करना हर एक इंडियन सिटीजन का बुनियादी काम होना चाहिए। शुक्रिया। भाषा जी, आपने हिजाब मुद्दे के ऊपर बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी।